Learno World. Let's learn with animation. हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्नो वर्ड। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 12 विस्तास बुक का द टाइगर किंग चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर के राइटर एक इंडियन राइटर हैं जिनका नाम है कल्कि कृष्णमूर्ति। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस एक्सप्लेनेशन। कहानी के स्टार्ट में ऑथर ये बताते हैं कि प्रतिबंधपुरम के जो राजा हैं वो इस कहानी के मेन हीरो हैं, यानी कि मेन कैरेक्टर हैं। वैसे तो उनका नाम बहुत लंबा है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पर लोग उन्हें दी टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। ऑथर आगे ये कहते हैं कि आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि क्यों उन्हें दी टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है, और आज दुनिया की कोई भी ताकत मुझे आपको ये स्टोरी सुनाने से रोक नहीं सकती है। ऑथर आगे कहते हैं कि आप जैसे जैसे स्टोरी पढ़ोगे आपको और भी ज़्यादा टाइगर किंग से मिलने का मन होगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, क्योंकि ये बहुत पहले की स्टोरी है और जाहिर सी बात है कि अब वो इस दुनिया में नहीं होंगे। हमारी एक्चुअल स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो क्या होता है कि जब राजा का जन्म हुआ था तो एस्ट्रोलॉजर ये बताते हैं कि राजा बहुत महान होगा, अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करेगा। फिर आगे बोलते बोलते वो रुक जाते हैं और थोड़ा हिचकिचाते हैं और वो कहते हैं कि वैसे तो ये एक सीक्रेट है जो कि हमें नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर वहाँ पर जो लोग थे सभी लोग उन्हें फोर्स करने लगते हैं कि नहीं, क्या बात है, आप हमें बताइए। आगे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि पूरी बात तो नहीं, पर हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि ये बच्चा जिन नक्षत्रों में पैदा हुआ है, यानी कि जिस स्टार में ये बॉर्न हुआ है, इससे निश्चित है कि इसकी मृत्यु हो जाएगी। तभी वहाँ पर एक मिरेकल होता है। वो जो 10 दिन का बच्चा था वो उठकर बोलने लगता है बिल्कुल साफ और ऊंचे शब्दों में। वो ये कहता है कि क्या इस बात में कोई लॉजिक है? जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है। वो कहता है कि हमें आपकी भविष्यवाणियों की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इन सब बातों का तब लॉजिक बनता है अगर आप मुझे ये बताएं कि मेरी डेथ कैसे होगी, तो हम मान सकते हैं कि आप सच बोल रहे हैं। वहाँ पे जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे और बाकी सभी लोग वो चौंक जाते हैं कि 10 दिन का बच्चा कैसे बात कर सकता है, और अगर बात भी कर रहा है तो इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फिर चीफ एस्ट्रोलॉजर बच्ची को ध्यान से देखते हैं और वो कहते हैं कि जो बच्चे का जन्म हुआ है वो ऐसे समय में हुआ है जो कि बुल का समय माना जाता है, और बुल और टाइगर दोनों दुश्मन होते हैं, इसीलिए बच्चे की जो मृत्यु होगी वो एक टाइगर से होगी। ये सुनते ही बच्चा डरता नहीं है, बल्कि शेर की तरह आवाज निकाल कर कहता है, लेट द टाइगर्स बी अवेयर, मतलब सावधान हो जाओ टाइगर्स। वैसे तो कहा जाता है कि ये कहानी एक अफवाह है, फिर भी ये माना जाता है कि ये एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है। प्रिंस जैसे जैसे बड़े हो रहे थे उनकी ताकत और बढ़ती जा रही थी। वो इंग्लिश गाय का मिल्क लेते थे, उनकी देख रेख इंग्लिश नैनीज करती थी, यहाँ तक कि उनके ट्यूटर थे वो भी इंग्लिशमैन थे। यहाँ तक कि राजा इंग्लिश मूवीज भी देखते थे। इंडियन स्टेट में पहले जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी वो सभी इंग्लिश कल्चर को फॉलो करते थे बिकॉज दे लाइक इट। जैसा कि आपको पता है कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, तो इससे राज घराने के लोग इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और उनके कल्चर को अडॉप्ट करने लगे। उस समय इंग्लिश कल्चर इतना ट्रेंड में था कि राजघराने का रहना खाना सब कुछ इंग्लिश होता था। जब प्रिंस 20 साल के हुए तो राज उनके हाथों में आ गया। राज्य में एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी सभी को याद थी और ये बात किसी तरह महाराजा तक भी पहुंच गई। प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे फॉरेस्ट थे जिनमें बहुत सारे टाइगर्स रहते थे। जब उन्होंने अपना पहला शिकार किया तो वो बहुत खुश हुए और उस टाइगर की बॉडी को उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को भेजा और कहा, अब आप क्या कहेंगे? इस पर एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, योर मैजेस्टी, जैसे आपने इस टाइगर को मारा है वैसे आगे आने वाले उन 99 टाइगर को भी आप मार लेंगे, लेकिन वो जो 100वां टाइगर होगा उसके लिए आपको केयरफुल होना पड़ेगा। ये उसने बिना डरे हुए बोला कि जब आपको वो 100 टाइगर मिलेगा तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। इस पर राजा कहते हैं कि अगर मैंने उस 100वें टाइगर को भी मार लिया तो? इस पर वो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि फिर मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक जला दूंगा और अपनी चुटिया कटवा लूंगा और अपने बाल छोटे छोटे करवा कर एक इंश्योरेंस एजेंट बनकर घूमूंगा। उसी दिन से राजा के अलावा किसी और की टाइगर हंटिंग करने पर बैन लगा दिया गया। ये कहा गया कि अगर किसी ने टाइगर के ऊपर एक सिंगल स्टोन फेंकने की भी हरकत की तो उसकी सारी वेल्थ और प्रॉपर्टी उससे ले ली जाएगी। राजा ने कसम खाई कि वो 100 टाइगर्स को मारने के बाद ही किसी और काम पर ध्यान देगा। शुरू में राजा पूरी तरीके से तैयार थे। उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। कई बार गोली निशाने से चूक जाती थी
और बाघ उन पर झपट पड़ता था, और कई बार तो बिना किसी औजार के राजा को अपने हाथों से ही टाइगर से लड़ना पड़ा। हर बार राजा ही जीतते थे। कई बार राजा को अपनी गद्दी खोने का डर रहता था। एक बार एक हाई रैंकिंग ब्रिटिशर ऑफिसर प्रतिबंधपुरम आता है और उसे टाइगर हंटिंग करने का बहुत शौक था। वो टाइगर को मारकर उनके साथ फोटो खिंचाता था और उसे ऐसा करना बहुत पसंद था, और ऐसा ही वो प्रतिबंधपुरम में भी करना चाहता था। लेकिन राजा अपने नियम के बड़े पक्के थे, उन्होंने उन्हें परमिशन नहीं दी। उस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम दुराई था। उसने अपना एक दीवान राजा के पास भेजा और कहा, महाराजा अगर चाहें तो एक्चुअली टाइगर को वो खुद ही मारे, बस मुझे उनके साथ एक फोटो चाहिए जिसमें मैं गन लेकर उन टाइगर्स की बॉडीज के सामने खड़ा रहूंगा। अब ये बात भी राजा को पसंद नहीं आई, क्योंकि अगर वो एक ब्रिटिश ऑफिसर को परमिशन दे देते तो आगे आने वाले और भी ब्रिटिश ऑफिसर को उन्हें परमिशन देनी पड़ती, और साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी डर था कि उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मना किया है जो कि एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर था, तो इससे ये भी हो सकता है कि उनका राजपाट उनके हाथों से ना चला जाए। इस बात पर राजा और दीवान ने एक सोल्यूशन निकाला, जिसमें उन्होंने कैलकाटा के ब्रिटिश ज्वेलर्स को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें उन्होंने 50 पीसेज ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग के सैंपल्स भेजने को कहे। और जैसे ही सैंपल्स राजा तक पहुंचे, राजा ने सारे सैंपल्स दुरानी की वाइफ को गिफ्ट कर दिए। राजा ने सोचा कि दुरानी की वाइफ केवल 2-3 डायमंड रिंग्स उठाएगी और सारी वापस कर देगी, पर दुरानी की वाइफ ने सारी डायमंड रिंग्स रख ली और लास्ट में एक थैंक यू का लेटर भेज दिया। इसके 2 दिन बाद ही 3 लाख का बिल राजा के पास आ गया। इससे राजा का 3 लाख का नुकसान तो हुआ, पर वो खुश भी था कि उसने सिचुएशन को मैनेज कर लिया। राजा इसी तरह अंधाधुंध टाइगर्स का शिकार करते रहे और आने वाले 10 सालों में उन्होंने 70 टाइगर्स को मार डाला। इससे प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स की पॉपुलेशन खत्म हो गई। एक दिन राजा अपने दीवान को बुलाता है और कहता है कि अभी भी बंदूक से 30 बाघों को मारना बाकी है। उन्होंने कहा कि अब मेरा विवाह करना जरूरी है और कोई ऐसा राज ढूंढो जिसमें बाघों की संख्या ज्यादा हो, और उसी राज्य की लड़की से मैं विवाह करूंगा। फिर क्या, राजा की शादी हो जाती है, और जब भी वो अपने ससुर से मिलने जाते थे तो 5-6 टाइगर्स को मार ही गिराते थे। इस तरह प्रतिबंधपुरम का एंट्रेंस गेट 99 टाइगर्स की खालों से सज गया। 100 का आंकड़ा पूरा करने के लिए केवल एक टाइगर को मारना बाकी था। लेकिन अब तो उनके ससुर के राज्य में भी टाइगर्स नहीं बचे थे। टाइगर्स को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तभी खबर मिली कि एक पहाड़ी गांव में भेड़ें बार बार गायब होने लगी। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद ये टाइगर का काम हो। राजा उसकी खोज में लग गया, पर वो नहीं मिला और राजा का गुस्सा बढ़ता ही गया। उन्होंने कई अफसरों को उनकी नौकरियों से निकाल दिया। टाइगर ना मिलने की वजह से वो दिन पर दिन चिड़चिड़े होते जा रहे थे। एक दिन उन्होंने गुस्से में दीवान को बुलाकर टैक्स दुगना करने को कह दिया। इस पर दीवान ने कहा कि लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, तो राजा ने कहा तुम भी इस्तीफा दे दो। इस पर दीवान डर गया। फिर दीवान ने पीपल्स पार्क से एक बूढ़े टाइगर को अपने घर में छिपाकर रखा था। आधी रात को वो और उसकी पत्नी ने किसी तरीके से उस बाघ को अपनी कार में घसीटा और ठूस दिया। दीवान खुद कार चलाकर जंगल में पहुंचा जहां राजा शिकार कर रहे थे। वो बूढ़ा टाइगर कार से बाहर जाने के लिए मना कर रहा था और वो बाहर नहीं जा रहा था। जैसा कि आपको पता है कि टाइगर का वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे कार में चढ़ाना या उतारना उतना ही मुश्किल काम है। फिर किसी तरह दीवान ने उस बूढ़े टाइगर को कार से बाहर निकाला और उसे ज़मीन पर ढकेल दिया। अगले दिन वो बूढ़ा टाइगर जंगल में भटक रहा था और राजा के सामने आ गया और वहीं खड़ा हो गया। राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने उस टाइगर पर सावधानी से निशाना साधा और उस पर गोली चला दी और वो बूढ़ा टाइगर ज़मीन पर गिर गया। इस पर महाराज बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि उनकी 100 टाइगर्स को मारने की प्रतिज्ञा आज पूरी हो गई। फिर राजा अपनी कार में बैठकर निकल गए और उन्होंने आदेश दिया कि उस टाइगर की बॉडी को लाया जाए। महाराजा के जाने के बाद जब सिपाही उस बूढ़े बाघ के पास गए तो उन्होंने देखा कि उसने अपनी आंखें घुमाई और उनकी ओर देख रहा है। इससे उन्हें पता चल गया कि वह मरा नहीं है, उसे तो बस गोली छू कर निकली थी और वो गोली की आवाज़ सुनकर ही डर गया था और गिर गया था। सिपाहियों को ये बात राजा को बतानी ठीक नहीं लगी, क्योंकि ये बहुत ही एम्बैरेसिंग बात होती कि एक राजा का निशाना चूक गया। और फिर राजा सिपाहियों पर भी गुस्सा करते, इसलिए उन्होंने ये बात राजा को नहीं बताई। और फिर सिपाहियों ने 1 फुट की डोरी ली और उस बूढ़े बाघ को खुद ही गोली मार दी। फिर उस टाइगर की बॉडी को दफना दिया गया और उस पर एक टॉम्ब बनाया गया।
ताकि लोग याद रखें कि यहाँ पर उस सौवे टाइगर की बॉडी है। फिर कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। वह अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर कुछ खास तोहफा देना चाहते थे। राजा ने एक खिलौने की दुकान से एक वुडन टाइगर देखा और तय किया कि ये तोहफा एकदम सही रहेगा। उस वुडन टाइगर की कॉस्ट 2.25 आने थी, लेकिन दुकानदार राजा के डर से उन्हें उसका दाम 300 रुपये बताता है। उसने कहा कि इस पीस को एक बहुत ही स्किल्ड क्राफ्टमैन ने बनाया है और ये उसका बहुत ही रेयर पीस है, लेकिन असलियत में इसे एक अनस्किल्ड क्राफ्टमैन ने बनाया था। उस वुडन टाइगर की सरफेस बहुत ही रफ थी और उसमें छोटे छोटे शार्प लकड़ी के पीसेस निकले हुए थे। जब राजा अपने बेटे के साथ उस खिलौने से खेल रहा था तो उसके राइट हैंड में एक लकड़ी का पीस चुभ जाता है, जिसे वो निकाल देता है और दोबारा से अपने बच्चे के साथ खेलने लगता है। पर कुछ दिन बाद उसका राइट हैंड इन्फेक्टेड हो जाता है और उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, जिसके लिए बहुत सारे स्किल्ड सर्जन आते हैं और उसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट द किंग इज़ डेड। इस तरीके से उस सौवे टाइगर ने अपना बदला ले लिया, फिर चाहे वो लकड़ी का हो या फिर जिंदा। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ एंड होता है। इफ़ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Explanation by Anshika Ma'am. Subscribe to learn O World in